ये समझ गए। अगर विल है और अपॉइंटेड एक्सक्यूटर है तब 276 में पिटीशन प्रोवेट का होगा। अगर विल है, अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है, तब 276 में ही पिटीशन फाइल होगा और एलए का प्रेयर होगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेयर होगा। अगर विल नहीं है और तब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही सिर्फ हो सकता है, तो उसके लिए 278 में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोसीज्योर में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के लीगल इम्पैक्ट क्या है? तो प्रोवेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का लीगल इम्पैक्ट एक ही है। दोनों का पर्पस क्या है? व्हाट इज प्रोवेट एंड व्हाट इट सिग्निफाइज, ये समझना है। पहले आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति विल लिखा है और लिखने के कुछ समय बाद मर गया, तो बिना प्रोवेट के उस प्रॉपर्टी पर लीगेटी का टाइटल होगा कि नहीं? कितने व्यक्ति ऑफिसर हैं जो ये जानते हैं कि टाइटल कब पास करेगा, प्रोवेट पर या बिना प्रोवेट के भी? बिना प्रोवेट के। तब तो आप लोग सब वेल इक्विप्ड हैं। पहले बहुत बार क्लास में ये सुनने को मिला कि अनप्रोवेटेड विल है, इसको टाइटल नहीं हुआ। कुछ ऑर्डर्स भी मेरे पास सिविल कोर्ट से आते हैं आज भी, जो सब्स्टिट्यूशन का आपका सवाल इसी में एक्सप्लेन कर देंगे हम। टाइटल, दिस इज सेटल्ड लॉ, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। दिस इज सेटल्ड लॉ दैट टाइटल passes on and from the date of death of testator by the will, not by grant of probate or letter of administration। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या पर्पस है, व्हाट इज पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो पर्पस इतना ही है, टू सर्टिफाई द जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द विल। इसका इतना ही पर्पस है। इसलिए कि विल का कोई फॉर्मेट नहीं होता, विल में भी बहुत कंफ्यूजन है। सर, जब विल सस्पिशियस हो गया, इन दैट केस क्या होगा सर? जब सस्पिशियस हो गया तब सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है। सर, जब कह रहे हैं कि टाइटल उसी मोमेंट पास कर हाँ, पास कर गया, हाँ, और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको प्रोवेट को, तब ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशियस, तो खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जहाँ भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, एक ही साथ हम कवर कर। एक ही क्लास है ना, हालांकि एक ही क्लास है इसमें। इसके बाद किनका क्लास है रूटीन में देखे हैं? आप हम तुरंत एक्सप्लेन हैं। ओ, क्या टॉपिक है? नहीं, एक टाइम भी कम नहीं दिया। हम कहा था हम एक क्लास के लिए नहीं आवेंगे, हम कोई दिक्कत होता है। प्रोवेट का मैटर एक क्लास में तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, देखिए, प्रोवेट का तो लगातार होल डे क्लास लिए हैं, और जो डाउट है ये सब मेरा लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप लोग कितने लोग हैं यूट्यूब सब्सक्राइब किए हुए? सिर्फ 2-3-4 ऑफिसर, नहीं तो और जो नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। देखिए, आज तो हम जितना कवर कर सकते कर देंगे, लेकिन सारा मेरा डिस्कशंस किया हुआ बहुत सारा लेक्चर है। रिसेंटली लगातार डिस्ट्रिक्ट जजेस लोग का क्लास लिए हैं, उसमें बहुत सा मैटर जजमेंट वगैरह भी बताया गया है। और इधर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताते हैं, लैंड लॉज पर बिहार के लैंड लॉ के बारे में भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत गलतियां भ्रांतियां हैं और कुछ सरकार के स्तर से पैदा की गई है। तो अभी लैंड लॉ का लेक्चर सीरीज चल रहा है मेरा, 23 लेक्चर आ चुका है। ऑलमोस्ट 30 या 40 लेक्चर और होगा, पूरा लैंड लॉ कवर कर जाएगा। बीटी एक्ट का 60% पार्ट कवर कर गया है, तो जनरल डिस्कशन उसमें चल रहा है। अभी बीटी एक्ट का पार्ट आएगा जिसमें सर्वे के ऊपर आएगा, कई लेक्चर आएगा, थाकवत सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिवीजन सर्वे। खैर,
तो बाई वे ऑफ इंफॉर्मेशन बता दिए, बहुत जुडिशियल ऑफिसर लोग बहुत विजिलेंट हैं, उन लोग काफ़ी लाभ उठा रहे हैं, लेक्चर सुन के प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाता है। तो विल में टाइटल पास कर जाता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टेटर, इसलिए प्रोवेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एलए के लिए एप्लीकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब कभी भी कंट्रोवर्सी होगा तब उसके जेन्युइननेस को सर्टिफाई करने के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता है। इसीलिए पटना हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हाई कोर्ट्स का व्यू था कि आर्टिकल 137 लिमिटेशन एक्ट, जो रिजुडियरी आर्टिकल है, वो प्रोवेट और एलए में अप्लाई नहीं करता है, यानी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का प्रोविजन सब कोर्ट में अप्लाई करता है, आई कोर्ट नहीं है इसलिए इसमें अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए कभी भी प्रोवेट ग्रांट हो सकता है। इधर रिसेंटली भी मैंने 40 साल पुराना विल का प्रोवेट हाई कोर्ट से ग्रांट करवाया, और एक केस और रिपोर्टेड है जस्टिस सीमा अली खां का, उन्होंने भी एक केस में अलाउ किया था, 30 या 36 साल के बाद किया था, वो दूसरे एडवोकेट का था। तो कई पुराने केसेज हैं, इधर रिसेंटली भी बहुत सा केसेज हैं पुराने। तो जहाँ कहीं भी कंट्रोवर्सी हो और जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज करता है बेनिफिशियरी अंडर द विल को, तब उसका ऑब्लिगेशन है टू गेट द सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट एंड डिजिग्नेटेड अथॉरिटी, दैट इज ए प्रोवेट कोर्ट। अगर कोई कंट्रोवर्सी से विल हुआ, विल के बाद टेस्टेटर का डेथ हुआ, उसको टाइटल पास कर गया, पोजीशन में आ गया, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज नो कंट्रोवर्सी। इससे डिफ़िकल्टी कहाँ हो रही है? क्योंकि आप एज ए प्रोवेट कोर्ट भी काम कर रहे हैं, तो आप जनरल अपील में भी आप काम करेंगे, सिविल अपील, मिसलेनियस अपील भी काम करेंगे, वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का मैटर आएगा जैसा उनका क्वेश्चन है। तो सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार से होगा, वो दोनों सब्स्टिट्यूशन को भी इसी में हम बताए थे। एक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ कि प्रोवेट प्रोसीडिंग या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीडिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा, और दूसरा क्वेश्चन हुआ कि अगर कोई सिविल सूट या अपील पेंडिंग है, सूट और अपील में विल के आधार पर, अनप्रोवेटेड विल के आधार पर सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं। दोनों का बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल एक ही है। अब पहले प्रोवेट का बताते हैं। अगर कोई प्रोवेट पिटीशन फाइल किया गया है और प्रोवेट पिटिशनर का डेथ हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन का पिटीशन पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? उसको अलाउ करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? और उस सब्स्टिट्यूशन कौन प्रोविजन में पड़ेगा? एनी ऑफिसर ऑर्डर 22 अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ना सब्स्टिट्यूशन उसमें होगा और ना अबेटमेंट होगा। तो एक तो कंसेप्ट खत्म है। और ये सूट नहीं है, इसलिए कि आप जानते हैं कि सूट कैसे फाइल होता है। सूट इज फाइल्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द सीपीसी, एंड व्हाट इज प्लेंट, दैट इज डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग। प्लेंट का क्या क्या क्राइटेरिया है वो लिखा हुआ है, प्लेंट में क्या क्या चीज रहेगा लिखा हुआ है। तो ये प्लेंट तो है नहीं, इसलिए इनिशिएशन ऑफ जो प्रोसीडिंग हुआ वो ऑन पिटीशन हुआ, देयरफॉर इट इज सिंपली ए पिटीशन एंड द प्रोसीडिंग इज ए प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। तो दोनों प्रिंसिपल अप्लाई करता है। तीसरा कारण क्या है कि प्रोवेट किसको मिलेगा? जो अपॉइंटेड एक्सिक्यूटर है। एक ही व्यक्ति है जिसको उसने अपॉइंट किया, वो मर गया, तो वो एक्सिक्यूटर का जो पावर है, वो टेस्टेटर ने एक पावर अपना डेलीगेट कर दिया एक्सिक्यूटर को। तो डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट हिज ओन पावर, और न वो इनहेरिट कर सकता है कोई, उसका सक्सेसर भी नहीं माना जाएगा। इसलिए दैट
पिटीशन डाइज इट्स नेचुरल डेथ, वो अपने आप समाप्त हो गया, प्रोसीडिंग में न सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई न प्रोसीडिंग टर्मिनेट कर दिया। मर गया तब वो दूसरा वही बताए थे। ठीक है, अच्छा सवाल है। बेनिफिशियरी मर गया तो ही बताते हैं, उसको बोलते हैं लैप्स ऑफ लीगेसी। नोट कीजिए, समाप्त हो गया। पहले अगर वो मर गया तब लैप्स हो जाएगा लीगेसी। अगर टेस्टेटर जिंदा है और लीगेसी मर गया, लीगेटी मर गया तो लैप्स कर गया। टेस्टेटर अगर मर गया था, मर गया है। सुनिए, अब कंफ्यूजन है कि यही सब्स्टिट्यूशन को क्लियर कर दिए तो आपका बताते हैं फिर सस्पिशियस सर्कमस्टांस। यही तीन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में सारा इस पर 3 क्लास भी सफिशिएंट नहीं है। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, 3 क्लास क्या 3 दिन भी हम बोल सकते हैं। इतना केस लॉ है, इतना कंफ्यूजन है, लेकिन हम शॉर्टकट में चाह रहे हैं कि अच्छे से आप लोग को समझा दें, आप लोग समझ जाइए और फिर पढ़िएगा, समझ जाइएगा। देखिए, सब्स्टिट्यूशन में प्रोवेट का तो समझ गए, इसमें कोई डाउट है तब बोलिए, यहीं पर क्लियर कर दें। चूंकि वो अपॉइंटेड एक्सिक्यूटर है, वो मर गया, वो समाप्त हो गया, उसका कोई वारिस नहीं हो सकता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन किसको करते हैं? सब्स्टिट्यूशन का सिद्धांत क्या है? ऑर्डर 22 प्रिंसिपल तो ही है, राइट टू सू। तो राइट टू सू सर्वाइव किसको करता है? इवेन की सीपीसी में भी बहुत सा केसेज ऐसा है जिसमें राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है, जैसे पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो वहाँ भी देखना पड़ता है राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। अगर राइट टू सर्वाइव करता है तभी सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ तो राइट टू सू किसको है? राइट टू सू टेस्टेटर ने बना दिया एक्सिक्यूटर, तो एक्सिक्यूटर को राइट टू सू था, बस वो पर्सनल राइट था, समाप्त हो गया। तो प्रोसीडिंग विल टर्मिनेट ऑटोमेटिकली, डाइज नेचुरल डेथ। इस पर तो कंट्रोवर्सी हाईकोर्ट में हुआ था, शायद आप लोग उस क्लास में नहीं थे, हम कई बार बता चुके हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मुंगेशर साहब के यहाँ कैसा मैटर था, वो रिपोर्टेड केस भी है, सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर अपहेल्ड हो गया। आप लोग शायद पढ़े होंगे, डॉक्टर अलका शरण वाला केस पढ़े हैं? कोई नहीं, हम रेफरेंस लिखाते हैं, उसमें ही मैटर था। सोल एक्सिक्यूटर जो एक लेडी थी, सावित्री देवी, डॉक्टर अलका शरण जो मेरी क्लाइंटेस थी, उसकी मदर थी, उसने प्रोवेट के लिए फाइल किया था। और भाई लोग माँ के साथ था, वो मैन्युफैक्चर्ड बिल था, बहन को डिप्राइव करने के लिए किया था। बहन ने पार्टीशन सूट फाइल किया था, तो बड़ा कंट्रोवर्सी था। उसमें 3 प्रोवेट बाद में आया और टाइटल सूट भी चल रहा था। इसी बीच डेथ हो गया लेडी, तो सब्स्टिट्यूशन पिटीशन आया। सब्स्टिट्यूशन पिटीशन को हमने अपोज किया कि सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। ऑनरेबल कोर्ट रिएक्टेड शार्पली। उनको लगा कि अननेसेसरी, आप जैसे हर केस में एक सिद्धांत होता है कि दुश्मन के राह में जितना रोड़ा अटकाइए। सिविल सूट में लिटिगेशन का ये तरीका है, अपोनेंट हर बात में ऑब्जेक्शन करता है, कारण चाहे जो भी हो, कहीं जस्टिफाइड कहीं अनजस्टिफाइड, तो कभी कंसीड नहीं करता है। तो ये कंसेप्ट हो गया कि साहब सब्स्टिट्यूशन में आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन में तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिबरल है, कभी भी होता है, लिमिटेशन भी लिबरल है, आप क्यों अपोज कर रहे हैं? नहीं हो सकता है। ये उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो थोड़ा सा हॉट डिस्कशन होने के बाद जब हम समझाए उनको, कानून दिखाया, हम हम नहीं कह रहे हैं, लॉ कह रहा है, तो इतना रिएक्ट कर रहे कि उन्होंने कहा कि आप ही कर दीजिए और आदेश लिखा दीजिए, क्या होगा। वो ऑर्डर यही हुआ, इट्स डाइड इट्स नेचुरल डेथ, फैक्ट्स लिखने के बाद कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम। मैटर एलपीए में गया, एलपीए में वही ऑर्डर अपहेल्ड रह गया। रिव्यू फाइल हुआ, रिव्यू भी अपहेल्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हो गया। तब उन लोगों ने, वो काफ़ी कंटेस्टेड मैटर था, वो भी अपोजिट पार्टी खुद एडवोकेट है हाई कोर्ट का, हमारे क्लाइंट का जो भाई है राकेश बिहारी शरण,
तब उसने फाइल किया पिटीशन कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए एएलए में, क्योंकि टेस्टेटर तो मर गया, बाकी लीगेटी सब तो है ही है, जिसको विल मिला बेटा सबको मिला था। फिर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो ऑर्डर भी मेरे पक्ष में हुआ, कन्वर्सन भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद उसने पिटीशन दिया कि ट्रांसपोज कर दिया जाए, डिफेंडेड से प्लेंटिव बना दिया जाए। हम कहा ट्रांसपोज भी नहीं हो सकता, ये सूट नहीं है और पार्टीशन सूट नहीं कि ट्रांसपोज हो जाएगा। तीनों पिटीशन रिजेक्ट हो गया। तब सर उसकी रेमेडी क्या है, उसके लिए क्या है बेचारा? देखिए, बहुत सा ऐसा चीज है जो आपको लगता है प्रामा फेसी कॉमन सेंस कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। जहाँ पर लॉ का स्पेसिफिक प्रोविजन है और लॉ का मैंडेट है, इट हैज़ टू बी अप्लाइड। नो लीनियंट व्यू इज टू बी शोन बाय द कोर्ट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मर्सी और कटसी। जैसे लिमिटेशन हैज इट्स हार्श रिमेडी बट इट हैज़ टू बी अप्लाइड। जहाँ आपको जुडिक्शन है कंडोन करने का कर सकते हैं, जहाँ नहीं है नहीं कर सकते। बहुत सा ऐसा लॉ है, बहुत सा ऐसा एक्ट है, जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल वगैरह का है, इस सब में कहीं पर कंडोनेशन का नहीं, एक दिन का देर हो गया तो खत्म हो गया। सूट का है, कंडोनेशन का प्रोविजन नहीं, एक दिन का भी डिले हो गया तो आप कंडोन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब कहें कि भाई इसके साथ तो बड़ा अन्याय हो गया, कारण कुछ भी हो, वही ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड हो सकता है एप्लीकेशन के लिए, रिवीजन के लिए, अपील के लिए, सिविल हो या क्रिमिनल। बट दैट सेम ग्राउंड on which the court can condone the delay will not apply in a case of a suit, because the statute does not say like that. Power of condonation section 5 limitation act में दिया हुआ है, तो सूट के बारे में तो कहता नहीं। उतना ही नहीं, एक्सक्यूशन में भी नहीं अप्लाई करता, उसमें लिखा हुआ है एक्सक्यूशन में भी लिमिटेशन कंडोन नहीं हो सकता है। और वो भी केस साहू जी का आप बहस किए थे, अब जूनियर को भेज दिए थे, उन्होंने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। एक्सक्यूशन में गलती से डिसमिस कर दिया, गोपालगंज का मैटर था, सबऑर्डिनेट जज का। हाई कोर्ट से सेकेंड अपील में स्टे गया था, स्टे वाज कंडीशनल, और शायद कुछ पीरियड था कि इतना दिन तक स्टे रहेगा। स्टे वैकेट हो गया, उसका तो कोई स्टेप नहीं लिया गया तो डिसमिस कर दिया गया। वहाँ पर पिटीशन दिया गया कि नहीं, ये वैकेट नहीं हुआ है, ये गलत है, ये स्टे ऑलरेडी ऑपरेटिव था, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑर्डर अदर साइड ने दिखा दिया कि बाद में एक्सटेंशन हुआ था। वो ऑर्डर कोर्ट के नॉलेज में ही था, तो कोर्ट ने देखा कि तो गलती हमसे हो गई, इसलिए हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। इस ऑर्डर को रिकॉल कर लिया उन्होंने, उस रिकॉल ऑर्डर को चैलेंज किया थे, तो चैलेंज किए थे तो उसमें लिमिटेशन भी लगा था, रिकॉल करने का जो पीरियड होना चाहिए वो सब लिमिटेशन का क्वेश्चन था उसमें। वो मैटर भी आया तो फर्स्ट टाइम में उन्होंने देखा नहीं, डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया तो फिर हमने रिव्यू फाइल किया। रिव्यू में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिए तो फिर अपना जजमेंट को उन्होंने रिव्यू कर लिया। हम कहा कोई इसमें कंडोनेशन नहीं हो सकता है, कोई कोर्ट को पावर नहीं है, यहाँ तक 151 भी अप्लाई नहीं करता है। ऑर्डर 21 के प्रोसीडिंग में डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो सकता है, एक्सपार्टी भी हो सकता है, उसका सारा प्रोविज़न उसी में है। बहुत जुडिशियल अफसर लोग गलत करते हैं, ऑर्डर 9 अप्लाई कर देते हैं, ऑर्डर 9 अप्लाई करता है। ऑर्डर 21 में ही प्रोविज़न है 105, 106। एक दो प्रॉब्लम यहाँ हमसे पूछा गया था, मुजफ्फरपुर के सब जज ने पूछा था, एक वहाँ के सबसे सीनियर वकील ने गलत राय दे दिया था, और एक हाई कोर्ट का भी गलत जजमेंट आ गया है सिंगल बेंच का, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के डायरेक्ट कॉन्ट्ररी है। तो ये सब स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, वहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस से प्रोविज़न को समझने की आवश्यकता है। तो सब्स्टिट्यूशन में कब होगा, अब कुछ केस लॉ आपको मिलेगा, पढ़िएगा तो सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है। अगर यही लेटर फाइल एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपका सवाल भी कवर कर रहा है, अगर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पिटीशन है तो कौन फाइल किया है लेटर फाइल? लीगेटी ने फाइल किया है। तो लीगेटी को तो टाइटल पास कर गया, चूँकि टेस्टेटर का डेथ हो गया, और उस टाइटल जब पास कर गया और अभी प्रोवेट पिटीशन
पेंडिंग है या लेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पिटिशन पेंडिंग है, तो उसको जो राइट एक्रू कर गया, वो प्रिंसिपल क्या है, वंस वेस्टेड कैन नॉट बी डाइवेस्टेड, तो उसके बाद उसके वारिस को चला गया तो राइट टू सू हो गया। तो एलए के केस में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। डिस्टिंक्शन समझ गए ना? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अगर केस है और वहां पर पिटिशनर का डेथ होता है तो उसका जो वारिस है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोवेट है और नेम्ड एक्सक्यूटर है तो उसके जगह पर नहीं होगा। दूसरा उदाहरण, एक्सक्यूटर एक विल में एक से अनेक भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं। तो अगर एक एक्सक्यूटर मर गया तो दूसरा एक्सक्यूटर आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दूसरा मर गया तो तीसरा हो सकता है। कोई ऐसा विल है जिसमें लिखा हुआ है कि ए को हमने एक्सक्यूटर अपॉइंट किया, अगर वो प्रोवेट के लिए इच्छुक नहीं है या वो नहीं अप्लाई करेगा या आनाकानी करेगा या बाहर चला जाए या मर जाए, तो ऐसे सूरत में इसके जगह पर बी करेगा। कंडीशनल एक्सक्यूटर बना हुआ है, ऑल्टरनेटिव एक्सक्यूटर बना हुआ है, तो वो सब देखना होगा, विल के कंटेंट से डिसाइड करना होगा कि कौन सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कौन केस में नहीं हो सकता है। तो एक एस्पेक्ट समझ गए। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जो सूट में है, जैसे आपके यहाँ अपील अगर है, सिविल अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, तब कोई पिटिशन दिया कि हमको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और एक आदमी अपोज कर रहा है कि नहीं हमको विल है, हमको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ये कंट्रोवर्सी कई केसेज में आया है और रिपोर्टेड केसेज है। जस्टिस नवनीति बाबू का जजमेंट भी इस पर है और 2-3 जजमेंट पहले का भी है। उसमें कुछ हाई कोर्ट का कंट्राडिक्टरी जजमेंट भी है जो बाद में डिवीजन बेंच से सेट एट रेस्ट हो गया है। तो वो सब कंट्रोवर्शियल जजमेंट है। पूरा जो फाइनली डिसाइडेड लॉ है, व्हाट इज द सेटल लॉ दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाई ऑल ऑफ यू, वही हम बता रहे हैं। सिर्फ बैकग्राउंड के लिए समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर कंट्रोवर्सी होता है सब्स्टिट्यूशन के स्टेज में, तो आपको उसी स्टेज में उस कंट्रोवर्सी को सेटल डाउन करना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। अगर जरूरत पड़े तो एविडेंस भी लिया जाता है। कुछ केसेज में ऐसा देखने को मिला कि क्लास 1 एयर ने भी पिटिशन फाइल कर दिया, क्लास 2 एयर ने भी फाइल कर दिया। तब अगर हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट देखना पड़ेगा, मोहम्मदन है तो मोहम्मदन का एक्ट देखना पड़ेगा। अगर हिंदू में बंगाली है तो दया भाग लॉ से कौन उसका वारिस है, कौन इंटाइटल है, किसको शेयर जाता है नहीं जाता, ये सब देख करके तब आप कीजिएगा। फर्स्ट क्लास एयर जब है तो सेकंड क्लास एयर तो सक्सीड नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। तो जाहिर है कि सेकंड क्लास एयर्स जो पिटिशन फाइल किया है, एक केस में दोनों को सब पटने का केस था, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। उसको हाई कोर्ट ने मॉडिफाई किया कि नहीं, इन व्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास एयर्स सेकंड क्लास एयर्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। उसी तरह से अगर विल के आधार पर आता है तो उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री एयर। द टेस्टामेंट्री एयर हैज गॉट प्रेफरेंशियल राइट, बेटर राइट देन द ऑर्डिनरी नेचुरल एयर। क्यों, इस पर ध्यान दिए हैं? अगर कोई व्यक्ति टेस्टामेंट यानी कि विल लिख के मर गया तो जो उसका नेचुरल वारिस है उसको नहीं मिलेगा। ये तो समझते हैं ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। किन्हीं को अगर नेचुरल, सपोज कर लिए ए एक व्यक्ति है, बी और सी उसका लड़का लड़की है, लेकिन वो विल लिखता कि नहीं हमारी प्रॉपर्टी डी को मिल जाए, जो उसका रिलेटिव है या फ्रेंड है या कुछ भी है, तो उसका जो बेटा बेटी बी सी है वो डिप्राइव हो जाएगा और थर्ड पार्टी को मिल जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन का तो वो जो डी है लीगेटी अंडर द विल वही सब्स्टिट्यूट होगा, बी और सी नहीं होगा। तो अगर बी और सी भी पिटिशन फाइल करता है सब्स्टिट्यूशन का सिविल सूट में या सिविल अपील में, और वो भी फाइल करता है जो सब टेस्टामेंट्री एयर है, जो लीगेटी अंडर द विल है, तो लीगेटी अंडर द विल का सब्स्टिट्यूशन पिटिशन कई केसेज में रिजेक्ट कर दिया गया ये कह करके कि ही कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अनप्रोवेटेड विल। क्योंकि अनप्रोवेटेड है इसलिए टाइटल नहीं पास किया, इसे सब्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज रॉन्ग, इसलिए आपको इस पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो टेस्टामेंट्री एयर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नॉट द नेचुरल एयर। अगर कुछ ही इंटरेस्ट मिला हो या कुछ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी में मिला हो
और कुछ इंटरेस्ट नेचुरल लेयर को भी पास कर गया हो, तब दोनों को किया जा सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2 प्रोविजन है, सेक्शन 8 है मेल के लिए और सेक्शन 15 है फीमेल के लिए। दोनों में एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, इफ एनी मेल हिंदू डाइज इंटेस्टेट, एनी फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेट। वर्ड है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब क्या हुआ? विदाउट एक्सिक्यूटिंग एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो यहीं पर पत्ता कट जाता है जो कहते हैं। अगर वो जिंदगी में टेस्टामेंट लिख दिया तो ही कैन नॉट बी सेड टू हैव डाइड इंटेस्टेट। ही डाइड आफ्टर एक्सिक्यूटिंग ए टेस्टामेंट। Therefore, Section 8 and Section 15 will not apply. Means the natural heir will not inherit the property. So how they can be substituted? तो ये आंसर आपका हो गया। आप समझ गए सब्स्टिट्यूशन का आपका। प्रोवेट में भी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और जनरल सूट या अपील में आएगा तो कौन इंटाइटल है सब्स्टिट्यूशन के, यहाँ पर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। दूसरा, लैप्स ऑफ लीगेसी आप समझ गए। अगर टेस्टेटर के जिंदगी में मर गया लिगेटी तो उसका राइट खत्म हो गया, उसको इंटरेस्ट तो पास ही नहीं किया। अब उस लिगेटी का बाल बच्चा सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं जा सकता और न उस लिगेटी को उसमें कुछ प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। विल ही एक तरह से खत्म हो गया। तो जब विल खत्म हो गया तब क्या होगा? तो नेचुरल हेयर जो है वो नेचुरल हेयर को आ जाएगा। अब आइए सस्पिशन पर। जो प्रोबेट केस में एक्सक्यूटर मर जाता है तो डाइज इट्स डेथ, द प्रोसीडिंग डाइज इट्स डेथ, तो क्या रेमेडी है द बेनिफिशियरी ऑफ द विल? फिर बेनिफिशियरी दूसरा पिटीशन फाइल करेगा, एलए फाइल करेगा। दैट रेमेडी इज देयर, दैट रेमेडी इज देयर। अब प्रोवेट कोर्ट को क्या देख रहा है? जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, अब वो मेन चीज़ है, उसको आप समझिए। उसी में सस्पिशन और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है और वो मेन इशू है। और सस्पिशियस सर्कमस्टांस का कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस। कुछ लेकिन मोटा मोटी चीज़ है जिसको कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में इलस्ट्रेट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति विल लिखा और वो मर गया, या तो प्रोवेट के लिए पिटीशन आया या एलए के लिए पिटीशन आया, तो उसमें क्या देखना है कोर्ट को? वो देखने के पहले, यानी कि इशू रेज करने के पहले का भी प्रोसीजर बता देते हैं। क्योंकि कई केसेज में हमारे पास आया है मैटर, और अभी भी 2-3 मैटर मैंने हाई कोर्ट में फाइल किया है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, सूट की तरह ट्रीट करते हैं। सूट में नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, आप लोग मुंसिफ सब जज के रूप में देख चुके हैं। सूट फाइल हुआ, रिपोर्ट आया, स्टैम्प रिपोर्ट के हिसाब से ओके है तो एडमिट हो गया, सम्मन मुसन्ना दाखिल करें, नोटिस निर्गत करें। नोटिस के बाद आया, डिफेंडेंट ने टाइम पिटिशन दिया कि हमको बयानतहरी देना है, टाइम अलाउ हो गया, स्टीरियो टाइप का ऑर्डर शीट चलते रहा, पेशकार लिखते रहा। हम लोग ज़माने में प्रैक्टिस करते थे 8-8 साल 10-10 साल रिटर्न स्टेटमेंट के लिए टाइम होता। नोबडी टेक्स केयर, जुडिशियल ऑफिसर नेवर टेक्स नोटिस ऑफ दिस फैक्ट कि क्या पेशकार ऑर्डर शीट लिख रहा है, दस्तखत कर रहे हैं। 8-8 साल 10-10 साल तक हम लोग बयानतहरी नहीं देते थे अगर डिफेंडेंट के तरफ से। डिफेंडेंट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डिलेइंग द मैटर, और खास करके जहाँ पर प्रिविलेज पोजीशन में है, हर केस का ही है, एक पार्टी इंटरेस्ट रहता है डिले करने में। सिविल कोर्ट में लॉन्ग पेंडेंसी का एक बहुत बड़ा कारण है ये। उसमें लॉयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लॉयर्स एक्ट अपॉन करता है, क्लाइंट के पे मास्टर है क्लाइंट, कहता है जितना देर कीजिए। अगर कोई जबरदस्ती जमीन कब्जा किए हुआ वो रिकवरी ऑफ टाइटल, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए केस किया है, बेचारा प्लेंटिफ क्यों चाहेगा डिले हो, लेकिन डिफेंडेंट उससे लाभ उठा रहा है तो डिले चाहेगा। हर तरह का स्टाइल अपनाएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट का पैटर्न लिटिगेशन का अलग अलग है। 20-25 वर्षों के प्रैक्टिस में जब शुरू में प्रैक्टिस किए थे
तो मेरे ख्याल से 1970 से ले करके 1990 तक कभी हमने ऑर्डर 7 रूल 11 का पिटीशन नहीं फाइल किया, ना हमारे इलाका में देखा गया कि कोई वकील फाइल करता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी पटना सिविल कोर्ट का ये प्रैक्टिस 80 से ऑनवर्ड यही है कि हर सूट में डिफेंडेंट 7 रूल 11 का पिटीशन फाइल करता है, हर केस में। साल 2 साल यहाँ खींचा गया, साल 2 साल हाईकोर्ट में खींचा गया, उसके बाद फिर रिटेन स्टेटमेंट दिया, ये सब तरीका बन गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक पार्टी डिले में इंटरेस्टेड है और उस तरह का सिविल प्रोसीडिंग्स के देखने से ही पता चलता है। उसी के अनुसार लोग प्रोवेट केस फाइल हुआ, सीधे प्रोवेट केस में लोग हाजिर हो जाते हैं और पिटीशन फाइल कर देते हैं और कोर्ट टाइम अलाउ कर देता है बयान तहरीर दाखिल करें। इज इट प्रॉपर? नहीं नहीं है। आप ठीक बोल रहे हैं। प्रोवेट कोर्ट जो होता है उसका सिर्फ इतना ही ड्यूटी है विल के जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस को एसर्टेन करके सर्टिफाई करना। विल के जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस को सर्टिफाई करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसीडिंग होगी, वो प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट में होगा, वो कैमरा में नहीं होगा। एनीवन कैन वॉच द प्रोसीडिंग। उसी तरह से चूंकि ये जजमेंट इन रेम होता है, इसलिए एनी पर्सन कैन ऑब्जेक्ट द ग्रांट ऑल्सो। तो ग्रांट को ऑब्जेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस है कि आपको कैविएट लॉन्च करना पड़ेगा। कैविएट में फॉर्मेट बना हुआ है इंडियन सक्सेशन एक्ट के, एक 2 लाइन का है। सिर्फ कैविएट में इतना ही है कि हमको सुना जाए, बगैर सुने आदेश पारित नहीं किया जाए। जस्ट लाइक 148A जो है सीपीसी में, जो बाद में अमेंड होकर आया कैविएट, उसी तरह का है कैविएट का। तो वो कैविएट, ये कैविएट में डिफरेंस है। ये कैविएट के लिए आपको ऑन एफिडेविट एक तो फॉर्मेट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट नहीं है तो वो उतना फैटल नहीं है, यानी कि वो इलीगलिटी नहीं है। फैक्ट्स कुछ होना चाहिए और वो फैक्ट्स सपोर्टेड विथ एफिडेविट होना चाहिए। तो इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट भी कैविएट दिया जा सकता है, और उसमें फैक्ट्स में ये देना पड़ता है कि हमको कैविएटेबल इंटरेस्ट है। जब तक कैविएटेबल इंटरेस्ट नहीं है तब तक कैविएट लॉज करने का अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को। अब कैविएटेबल इंटरेस्ट जानना समझना जरूरी है। उसके लिए के बिरला केस पढ़ लीजिएगा। के बिरला वर्सेस RS लोढ़ा, राजेंद्र सिंह लोढ़ा, 2008 वॉल्यूम 4 SCC। उसमें कैविएटेबल इंटरेस्ट वगैरह सब बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे पटना हाई कोर्ट का भी कई जजमेंट है। राजेंद्र लोढ़ा, के बिरला वर्सेस राजेंद्र सिंह लोढ़ा, RS लोढ़ा। वो चार्टेड अकाउंटेंट था, व्हील में पूरा प्रॉपर्टी बिरला फैमिली का वही लिखवा लिया था। उसी बार कभी तो जस्टिस SV सिन्हा साहब का जजमेंट है, बहुत अच्छा लिखे हैं। जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, पूरा डिटेल। हालांकि इशू बहुत छोटा था लेकिन उन्होंने बहुत डिटेल लिखा है जजमेंट। वो सारा एस्पेक्ट्स को डील किया है, इसलिए दूसरा जजमेंट हाई कोर्ट का पढ़ने से अच्छा वही पढ़ लीजिए। तो कैविएटेबल इंटरेस्ट अगर है, अब कैविएटेबल इंटरेस्ट समझा देते हैं। कैविएटेबल इंटरेस्ट 2 तरह से देखा जाता है। क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट से मतलब नहीं, स्लाइटेस्ट रिमोटेस्ट इंटरेस्ट भी है अगर, तो कैविएटेबल इंटरेस्ट होगा। कहाँ से होगा? उस टेस्टेटर से होना चाहिए या उस विल से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि हमको टेस्टेटर ने दूसरा विल कर दिया था, वही एक विल हमारे पास है और बाद का विल है, वो भी कैविएटेबल इंटरेस्ट हो सकता है। या वो कहता है कि हमको पहले पोजीशन डिलीवर कर दिया था, ओरली भी दे दिया था, तो फॉर द टाइमिंग उसको भी माना जा सकता है। टेस्टेटर के थ्रू अगर वो क्लेम कर रहा है, या अगर कुछ नहीं तो कहता कि बिल है जो जाली फरेबी है,
और हम उनके वारिस अगर वो मरेंगे तो हमको भी नेचुरल हो जाएगा यहाँ, इसलिए नहीं पढ़िए पढ़िए पढ़ने में क्या है। जी जी बिल्कुल पढ़िए जी सर करिए कर दे। टिपिकल क्वेश्चन था। वो नेक्स्ट फैकल्टी आई हुई है, हाँ थोड़ा हाँ, उसका मालूम ध्यान मालूम हो जी। गया। हाँ ठीक जी है। तो थोड़ा सा जो है हाँ उसको जब 5 मिनट में हम कंक्लूड कर देते हैं ना, तो हमको तो दिन भर पढ़ाने का आदत है। अब इनके यहाँ लिमिटेशन है, ऊपर से आदेश जो आएगा उसी का पालन करेंगे। हम तो पूछ लिए थे कि 1 क्लास है कि 2 क्लास है कि 3। हमको खुद डिफिकल्टी है, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, टाइम तो बर्बाद हो जाता है। क्या एक्सक्यूशन? अच्छा हाँ बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं। तो कैविटेबल इंटरेस्ट जान लीजिएगा तो जब भी अब आपके यहाँ कोई फ्रेश प्रोसीडिंग आया, अब कोई अदर साइड से कोई भी वकील आकर के एक पिटिशन देते हैं, वकालतनामा देते हैं, और टाइम पिटिशन जैसे सूट में वो मेंटेन, उन्हें स्टेट में रिजेक्ट कर दिए। अगर वो इंटरेस्टेड है पार्टी जो भी पिटिशन दे रहा है तो उसको लॉज करना होगा कैविएट। वो फॉर्म में होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स स्टेटेड होना चाहिए, और कैविएट लॉज होने के बाद उस पर सुनना पड़ेगा। और सुनने के बाद, समझने के बाद, कंसीडर करने के बाद अगर ये आप पाते हैं कि कैविटेबल इंटरेस्ट है, उस स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट क्यों ना हो, एक ही पैसा उसका शेयर क्यों ना हो, एक ही डिसमिल उसका हक पहुंचता हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर स्लाइटेड इंटरेस्ट भी है, कैविटेबल इंटरेस्ट, दैट पर्सन शैल बी परमिटेड टू कंटेस्ट। तो कैविएट जो फाइल होता है उसको बोलते हैं कैविएट लॉज करना। और जब कैविएट एक्सेप्ट आप कीजिएगा तो कैविएट अलाउ करना या कैविएट एक्सेप्ट करना आपके जुडिशियल ऑर्डर से पता चलेगा। कैविएट इज अलाउड और कैविएट इज एक्सेप्टेड। एंड एट द सेम टाइम आप परमिट कीजिएगा टू फाइल ए रिटन ऑब्जेक्शन और रिटन स्टेटमेंट, दोनों कहा जाता है, रिटन ऑब्जेक्शन और रिटन स्टेटमेंट। तो जैसे ही आप उसको परमिट कीजिएगा और वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा तो प्रोसीडिंग बिकम कंटेंसस। कंटेंसस जब हो जाएगा तब वो सूट में रजिस्टर होने के लिए चला जाएगा। वो डिस्ट्रिक्ट जज के वो रिकॉर्ड फॉर द टाइमिंग जाएगा, आपको भेजना होगा वहाँ पर। सूट रजिस्टर में उसका एंट्री होता है, सिविल कोर्ट रूल्स में उसका बना हुआ है रजिस्टर आर। रजिस्टर आर में सूट का एंट्री होता है। तो पहले से तो वो पिटिशन में एंट्री था, तो वो अपना रिकॉर्ड के लिए वो वहाँ पर जाएगा। उस सूट एक्चुअली होना चाहिए टेस्ट सूट, टेस्ट सूट होना चाहिए, लेकिन लोग टाइटल सूट बाद में वो ये हो गया, डिरेल्ड हो गया प्रैक्टिस में। वो अब उसको लोग टाइटल सूट ही है नहीं, और टाइटल इसमें डिसाइड होता नहीं। नो क्वेश्चन ऑफ टाइटल कैन बी डिसाइडेड इन प्रोबेट प्रोसीडिंग। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन रेज होता है, ये भी नोट कर लीजिए। लोग टेस्टेटर के टाइटल को चैलेंज कर देते हैं। इट इज़ बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ द प्रोबेट कोर्ट। टेस्टेटर का टाइटल डिसाइड नहीं हो सकता। तो वो टीएस, अगर प्रैक्टिस में सब जगह लोग डिफिकल्टी बताते हैं कि नहीं हुजूर वहाँ टाइटल सूट ही होता है, कन्वर्ट हो जाता है। प्रोबेट को कन्वर्ट करके टाइटल सूट कर दे। हाँ वही बता रहे हैं, वही तो बता। वो कन्वर्ट नहीं हुआ, वो वहाँ वो प्रोवेट प्रोसीडिंग का जो प्रोवेट केस नंबर है ना, वहाँ पर जाके डीसी साहब के यहाँ रजिस्टर ऑफ सूट होता है। उस सूट रजिस्टर में उसका एंट्री होगा एज ए टेस्ट सूट होना चाहिए। तो उन लोग टाइटल सूट करता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं, रहने दीजिए। हम कुछ ऑफिसर्स को बताए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज लोग को भी बताए हैं, कहीं प्रैक्टिस में हो रहा है, आप टाइटल जो लिखते हैं ना तो बगल में उसमें लिख दीजिए टेस्ट, लिख दीजिए टेस्ट सूट लिख दिए, ज़्यादा प्रॉपर है। वो नंबर पढ़ के फिर आपके यहाँ ही रिकॉर्ड चला आएगा। तब जो पिटिशनर है, प्रोवेट पिटिशनर, वो प्लेंटिफ ट्रीट होगा, और जो कैविएट लॉज किया है ऑब्जेक्टर, वो डिफेंडेंट होगा। और इसलिए ये बनाया गया, तब आप सीपीसी का प्रोसीजर के हिसाब से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तब जो फैक्ट्स वो देगा ऑब्जेक्शन में, यानी कि उसका रिटन स्टेटमेंट हो गया, और पिटीशन में जो फैक्ट्स है वो प्लेंट में जैसे रहता है फैक्ट्स वो है। तो दोनों कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स के आधार पर ऑर्डर 14 अप्लाई करता है। इशू जो बन रहा है ऑर्डर 14 रूल 1 में, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ, तो इसमें भी उसी आधार पर इशू फ्रेम होगा। तो अगर कंटेंशन हुआ है तो उसमें तो इशू बनेगा ही। अगर कंटेंशन नहीं हुआ, मान लिया कोई कैविएट लॉज नहीं किया, या कैविएट लॉज हुआ, कैविएट एक्सेप्ट नहीं हुआ,
तो यू विल प्रोसीड एक्स पार्टी, तो उसको बोलते हैं नॉन कंटेंसस केस। तो नॉन कंटेंसस में भी आपको कुछ इशू बनाने हैं जो आपको डिसाइड करना है, और कंटेंसस में भी वो इशू रहेगा नॉन कंटेंसस वाला, और प्लस और जो पॉइंट रेज करे तो उसका भी एक दो इशू जोड़ा जा सकता है। तो पहला इशू है साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द टेस्टेटर, यानी कि टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कैपेसिटी ऑफ द टेस्टेटर। वो लिखने वाला व्यक्ति साउंड माइंड का था कि नहीं, उसको टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन का राइट था कि नहीं, ये लिखना होगा, एक इशू होगा। दूसरा होगा सस्पिशियस सर्कमस्टांस, वेदर द विल इज फ्री फ्रॉम सस्पिशियस सर्कमस्टांस और नॉट। ये दोनों फाइंडिंग देना ही देना है। सस्पिशियस सर्कमस्टांस में कुछ मोटा मोटी बात बताते हैं, जैसे एक उदाहरण जैसे दिए थे कि ए ने विल लिखा डी को, बी और सी बेटा बेटी को छोड़ के डी को लिख दिया, तो ये प्राइमा फेसी डाउट क्रिएट करता है कि भाई बेटा और बेटी रहते हुए गैर आदमी को क्यों लिख दिया। तो वहाँ पर कोर्ट को विजिलेंट होना चाहिए, माइंड में डाउट होना चाहिए, और उस हिसाब से उस पर एविडेंस लेना चाहिए। तो ये सब ड्यूटी किसका है? प्रोपाउंडर ऑफ द विल, जो पिटिशनर है, जो विल को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोवेट लेना चाहता है, उसका ओनस है टू प्रूव। तो प्रूव क्या करे? पहला टू डिस्पेल द सस्पिशियस सर्कमस्टांस, उस सर्कमस्टांस को डिस्पेल करने का क्या एविडेंस है। अगर वो एविडेंस आता है, उदाहरण के लिए बताते हैं, इससे टाइम रहता तो और भी एक्सप्लेन करते। अब वो कहते कि उसको बेटा बेटी से झगड़ा चल रहा था, कोई केस मुकदमा था, या अलग उससे रह रहा था, बहुत सा कारण हो सकता है जिससे वो नहीं देना चाहता था कि मेरी प्रॉपर्टी बेटा बेटी को नहीं मिले। ये आदमी उससे क्लोज था, उसका सेवा टहल करता था, या दूर का रिलेटिव था, या उसका सर्वेंट एम्प्लॉई था। तो ऐसा केस होगा तो सर्कमस्टांस को माना गया कि डिस्पेल हो गया। तो उसके बावजूद भी नेचुरल एयर डिप्राइव हो भी गया तो भी प्रोवेट ग्रांट हो जाएगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो विल लिखा और 1 घंटा के बाद मर गया, तब क्वेश्चन होता है, कहता है नहीं मरे हुए आदमी का टिप्पा ले लिया, तो एकदम हाईली सस्पिशियस है। तो जैसे क्रिमिनल ट्रायल में आप देखते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मर्डर हुआ वहीं पर एक आदमी घूमते हुए पाया गया था, डाउट क्रिएट होता है कि ही वॉज फाउंड एट द सीन इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर। अब कोई मिसिंग आदमी है और लास्ट सीन में देखा गया, तो सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी का जो प्रिंसिपल है एविडेंस एक्ट का, यहाँ भी लागू होता है कि मर गया आदमी। दूसरा है एक आदमी 2-3 बिल लिख दिया, तो क्यों 3 बिल लिखा, कब लिखा, ये सब बहुत सारा सस्पिशियस सर्कमस्टांस है। तो उसको डिस्पेल करने का ओनस जो है प्रोपाउंडर ऑफ द विल के ऊपर है। तो चूंकि समय नहीं है इसलिए हम दूसरे फैकल्टी का समय इंक्रोच नहीं करेंगे। काजल जी भी इन्फॉर्म करने के लिए आगे पता तो चल ही गया था। आगे से अगर क्लास आप लोग का लगेगा तो कम से कम 3 क्लास में क्लैरिटी होगी। और ऐसे आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बताते हैं